तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सबसे पहले सेमीकंडक्टर होते क्या हैं? तो सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज है ना कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच बीच की होती है ना। मतलब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी कंडक्टिविटी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। सेमीकंडक्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि देयर कंडक्टिविटी can be easily controlled by controlling temperature and impurity। टेम्परेचर और इम्प्योरिटी को कंट्रोल करके इनकी कंडक्टिविटी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और इस तरह से हम इनसे फ्लो होने वाली करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो ये इसलिए यूज़ की जाते हैं। जैसे जो भी अपने कंप्यूटर का सिस्टम वगैरह होता है या मोबाइल के सर्किट्स वगैरह होते हैं, आजकल ज़्यादातर जगहों पे यही सेमी कंडक्टर डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हम सीखेंगे इस चैप्टर में, इम्पोर्टेंट डिवाइसेस, वो हम सीखेंगे मेनली डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स, और उन्हीं के कुछ यूज़ सीखेंगे, है ना, कि डायोड का यूज़ कहाँ होता है, ट्रांजिस्टर का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इनके अंदर कैसे इसको यूज़ करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप सीखेंगे सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और फिर उनसे बनने वाले डिवाइसेस सीखेंगे, है ना। तो आगे चलने से पहले, मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में सीखने से पहले, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉलिड्स में एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है। तो एक आइसोलेटेड एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, है ना। आपके पास ये सब लिखा हुआ है तो ऐसा सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, बस सुनते चलो, जहाँ इंपॉर्टेंट जो है वो लिख लेना अपने हिसाब से, है ना। जो इंडिविजुअल एटम्स होते हैं उनके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, आप जानते हो, n=1, n=2, n=3, मतलब बहुत ही वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। किसमें? आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम में, या सिलिकॉन जो कि सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल है इसलिए सिलिकॉन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अदरवाइज एक आइसोलेटेड एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं इस टाइप के, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी, इसकी एनर्जी। जब ये एटम्स मिलके क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, लैटिस फॉर्म करते हैं, तो क्या होता है कि ये एटम्स पास पास आते हैं। तो इनके पास आने से क्या होता है कि इन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के या डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के एनर्जी लेवल्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से उनमें डिस्टॉर्शन होता है ना। मतलब क्या होता है कि जब मान लो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स पास आए, तो इनके जो एनर्जी लेवल्स थे उनका आपस में इंटरेक्शन होता है, और उस इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी बैंड फॉर्म होता है। मतलब सबके जितने भी एटम लैटिस बने, सबके n=3 वाले आपस में इंटरेक्ट करेंगे, n=2 वाले आपस में इंटरेक्ट करेंगे, n=1 वाले आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो उससे क्या होता है? एनर्जी बैंड्स फॉर्म होते हैं। एनर्जी बैंड का मतलब ऐसा समझो कि वो वेल डिफाइंड एनर्जी नहीं है, बल्कि एक एनर्जी का रीजन बन गया। जैसे n=1 वाले मिलके n=1 बैंड बनाएंगे, n=1 एनर्जी बैंड, n=2 वाले मिलके n=2 एनर्जी बैंड बनाएंगे, n=3 वाले मिलके n=3 एनर्जी बैंड बनाएंगे। ऐसा यहाँ अपना न्यूक्लियस रहेगा सब किसी का। तो एनर्जी बैंड्स फॉर्म होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन जो पहले एनर्जी लेवल्स में रहते थे, वो अब एनर्जी बैंड्स में रहते हैं। बैंड में रहने का मतलब वो इस पूरे बैंड में, पूरे सॉलिड के अंदर जो बैंड बन गया उसके अंदर वो कहीं भी मूव कर सकता है ना। दीज आर कॉल्ड एनर्जी बैंड्स। ठीक। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान देने वाली होती है कि जो एटम न्यूक्लियस की जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, उसमें ये बैंड की विड्थ सबसे कम मिलेगी, या उसका डिस्टॉर्शन सबसे कम होगा। क्यों?
क्योंकि वो न्यूक्लियस के इतने इन्फ्लुएंस में था किसी एक एटम के साथ कि वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हो पाया। और जो न्यूक्लियस से दूर होगा उसका बैंड कंपैरेटिवली वाइड बनेगा, क्योंकि वो जब दूर था तो उसको इजीली दूसरे एटम के आ, कारण वो इफेक्टेड हो सकता है। तो जो एनर्जी बैंड खासकर n=1 2 वगैरह जो न्यूक्लियस के पास होते हैं उनका एनर्जी का वेरिएशन कम होता है, जबकि जो एनर्जी बैंड न्यूक्लियस से दूर होते हैं उनका वेरिएशन ज़्यादा होता है ना। वही बात नीचे लिखी हुई है कि इन आइसोलेटेड एटम इलेक्ट्रॉन्स आर present in sharply defined energy levels, but in solids, atoms are very close to each other. So, because of their interaction, each electron does not have a fixed energy. उनकी फिक्स एनर्जी नहीं होती है, बल्कि इस पूरे बैंड में उसका वेरिएशन होता है. The number of energy levels in band depend upon the number of interacting atoms. The energy band include valence band and covalent band and conduction band. अब ये क्या होता है? तो जिन एनर्जी बैंड्स में सारे बैंड फॉर्म हो गए, जिन एनर्जी बैंड्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन अभी भी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर है, जो बाउंडेड है, जो फ्री टू मूव नहीं है, उन्हें कहते हैं वैलेंस बैंड। और जो इलेक्ट्रॉन्स अब फ्री हो चुके हैं वो जिस बैंड में है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। दिस इज वैलेंस बैंड एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन? अपन ऐसा मान लो कि जो अभी भी न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अंदर है, जो फ्री टू मूव नहीं है, दोज आर नोन एज वैलेंस बैंड्स। एंड द एनर्जी बैंड इंक्लूडिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन्स पूरे लैटिस में मूव करने के लिए फ्री हैं उनको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो दो तरह के ये बैंड हो गए, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये बैंड हमेशा ही फिल्ड होगा, इसके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये बैंड फिल भी हो सकता है, खाली भी हो सकता है। अगर ये बैंड खाली है, कंडक्शन बैंड खाली है, तो ये पार्टिकुलर मटेरियल कोई भी करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, और अगर ये फिल्ड है तो ये करंट को कंडक्ट करेगा, क्योंकि यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस बैंड में हैं, जो पूरे लैटिस में फ्रीली घूम सकते हैं। ये वाले तो फ्री टू मूव है ही नहीं, ये वाले तो वैलेंस बैंड वाले तो न्यूक्लियस के फोर्स के अंदर है, वो अपने अपने न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अंदर बाउंडेड है। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है, एनर्जी गैप मतलब ये अपना वैलेंस बैंड है और ये अपना कंडक्शन बैंड है ना। तो वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी ये वाला लेवल, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। और कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, है ना। इनके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, डेल्टा ई जी। देखो मैंने डेल्टा ई जी की वैल्यू क्या लिखी है, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी यहाँ वाली माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। तो ये जो एनर्जी गैप होता है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप या बैंड गैप कहते हैं। क्यों कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप? क्योंकि ये एनर्जी अलाउड नहीं है, या तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा या तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा। दिस इज नॉट अलाउड, इस बीच में वो नहीं हो सकता, है ना। ये गैप मतलब वो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, या फिर वो यहीं रहेगा। ये जो गैप होता है ना, मेटल्स के लिए गैप जीरो होता है। जो मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें ये गैप होता ही नहीं है, मतलब उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होते हैं, इसीलिए वो कंडक्टर्स होते हैं। सेमी कंडक्टर के अंदर ये गैप मॉडरेट होता है, मतलब ये यहाँ से इजीली यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो सकता है। और इंसुलेटर्स के अंदर ये गैप बहुत ज़्यादा होता है कि वो इलेक्ट्रॉन कभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता। आप ऐसा समझो कि अच्छी कंडक्टिविटी के लिए ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन बैंड में होना। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं तो वो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं हैं तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो अगर ये कंडक्शन बैंड खाली है तो वो कोई भी मटेरियल जो है वो कंडक्टिंग नहीं होगा। इंसुलेटर में ये खाली होता है,
कंडक्टर में ये पूरी तरह से फिल्ड होता है, सेमी कंडक्टर में इसको यहाँ से यहाँ तक इजीली भेजा जा सकता है ना, इसीलिए कहते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी को हम बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो डेल्टा Eg क्या होता है, कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। ये गैप की वैल्यू सिलिकॉन के लिए आती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए आती है 0.67, इसको बहुत सिंपली 0.7 भी लिख देते हैं। तो ये डेटा है डेल्टा Eg का सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप है ये 1.1 होता है, जर्मेनियम के लिए ये 0.67 होता है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस गैप। सही बात है। विड्थ ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। मतलब डिफरेंट मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स हाईली अटैच्ड है न्यूक्लियस के साथ तो ये गैप ज़्यादा होगा। हाईली अटैच्ड है मतलब ये बैंड थिन होगा, इधर और नीचे की तरफ होगा तो ये गैप बहुत ज़्यादा होगा, यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। ये गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए होते हैं। और ये एज अ फैक्ट ध्यान रखना है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीज होगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ इसके इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ जाने की टेंडेंसी होगी, है ना। तो ये गैप कम हो जाता है। हालांकि ये वेरिएशन बहुत ही कम होता है क्योंकि बैंड गैप ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानते हैं, फिर भी स्लाइड वेरिएशन होता है। इसका एक फॉर्मूला है जो अपने कोर्स में नहीं है, मैं भी नेक्स्ट स्लाइड में बता दूंगा कि डेल्टा Eg का टी के साथ वेरिएशन कैसा होता है ना। मतलब टी के साथ स्लाइटली चेंज होता है, डिक्रीज होता है, बट वेरिएशन अपने कोर्स में वैसे है नहीं। ठीक है, चलिए, मतलब वो वेरिएशन बहुत ही कम है, चेंज होता है। अगर टी बढ़ाया ना तो ये हल्का सा कम होता है, क्योंकि इसके यहाँ से यहाँ जाने की टेंडेंसी होगी उसके बाद। फिर इस एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख के यहाँ पे इनको रिलेट किया गया है। कुछ डेटा है जो ध्यान नहीं रखना है ये सब। जैसे इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, देखो ये बहुत ही कम है, तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, कंडक्टर्स। इनकी रेजिस्टिविटी मॉडरेट है, इनकी कंडक्टिविटी मॉडरेट है, और इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, कंडक्टिविटी बहुत ही कम है ना। तो ये इन तीनों की रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में ऑब्वियस बात है, लॉजिकल है कि इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बहुत कम होती है, और इसकी बीच बीच की। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब याद करो क्या होता था कि टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ इनका रेजिस्टेंस क्या होगा। ये अपन सीख चुके हैं एक बार करंट के चैप्टर में। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका रेजिस्टेंस कम होता है, और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, बट वेरी स्मॉल अमाउंट से कम होता है। मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, है ना। वो याद है मैंने बताया था कि इससे उनका जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, तो वहाँ से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ यहाँ पर आप अभी आगे सीखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने पे जो चार्ज कैरियर्स का नंबर है, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का नंबर, वो बढ़ने लगता है, इसीलिए रेजिस्टेंस कम हो जाता है। और यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ता है, बट वो बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं बढ़ता है, इसीलिए कहते हैं बहुत कम वेरिएशन होता है। करंट की बात करें तो इसमें करंट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है। इसमें करंट इलेक्ट्रॉन होल दोनों के कारण होता है। होल क्या होता है मैं बताऊंगा। और इसमें जनरली कोई करंट ही अपने को नहीं मिलती, है ना। ये इनके करंट के बारे में। एनर्जी बैंड डायग्राम, इनके जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं वो आपस में ओवरलैप्ड होते हैं। इसका मतलब वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में हैं। इसका मतलब दीज हैव गुड कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, है ना। इसके अंदर क्या है कि वैलेंस बैंड एंड
का कंडक्शन बैंड आर ओवरलैप्ड। इसके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप होता है और बहुत ही कम गैप होता है। वो कुछ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का आता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, सिलिकॉन के लिए गैप कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए गैप कितना होता है 0.67 या 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें ये गैप मॉडरेट होता है। मॉडरेट गैप का फायदा क्या है कि इलेक्ट्रॉन को इजीली या थर्मली यहाँ से यहाँ भेज सकते हैं। भाई ये गैप इतना है कि उसको उसके टेम्परेचर को स्लाइटली वेरिएशन किया गया तो भी वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा सकता है। और इंसुलेटर्स के अंदर ये बैंड गैप बहुत ही ज़्यादा होता है, इसको आप इजीली यहाँ से यहाँ नहीं भेज सकते हो। तो आप इसको टेम्परेचर को अगर स्लाइटली वेरी भी करोगे तो आप इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं भेज सकते। इसमें इसकी वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं जिनमें ये एनर्जी बैंड गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है, जिसमें इजीली हम अपने वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं, वो थर्मली भी जा सकते हैं। ठीक, यहां तक कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, कि भाई जो हमने प्योर सेमीकंडक्टर सीखा है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और अभी हम जिस सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं दीज आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मतलब नेचुरली ऑकरिंग सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स, है ना। सेमीकंडक्टर दो टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर सीखेंगे, एक होगा इंट्रिंसिक, एक होगा एक्सट्रिंसिक। इसके अंदर वी वैरी टेम्परेचर टू चेंज रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस। इसके अंदर वी ऐड इम्प्योरिटीज टू कंट्रोल रेजिस्टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, है ना। तो एक एक करके हम सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब जो प्योर फॉर्म में मिलते हैं या जो इंट्रिंसिक वाले मिलते हैं। पहला पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है कि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस कम होगा। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है ना। कंडक्शन प्रॉपर्टीज में भी चेंज, अगर इसमें हम इम्प्योरिटीज को डाल दें तो इनकी कंडक्शन प्रॉपर्टीज बहुत ही सिग्निफिकेंटली चेंज होती है। ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, या ऐसे ग्रुप 4 लिख सकते हो, ग्रुप 14 भी लिख सकते हो। फॉरबिडन गैप जो होता है 0.3 से 0.1 से 3, मतलब ये लगभग लगभग ना 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख चुका हूँ। और जो एनर्जी गैप है वो, सॉरी, जो चार्ज कैरियर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर। ग्रुप 14 में कौन कौन से मिलते हैं एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है, कार्बन इज नॉट सेमीकंडक्टर। कार्बन सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका साइज इतना छोटा है कि इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास रहते हैं, तो वो गैप बहुत ही ज़्यादा होता है ना। न्यूक्लियस के जितने पास होंगे एनर्जी गैप उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इज अ सेमीकंडक्टर, कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसका जो बैंड गैप होता है ये ज़्यादा होता है क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत ही पास है इसके एनर्जी लेवल्स। ठीक है, अब सीखते हैं कि ये होल्स क्या होते हैं, जिसके ऊपर बार बार से सीख रहे थे कि होल फॉर्म होता है, होल फॉर्म होता है। ये होल होता क्या? तो देखो क्या है कि चार चार फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन के लैटिस का एग्जांपल लें तो हर सिलिकॉन का जो एटम होगा उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो बाजू वाले सिलिकॉन के 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इस सिलिकॉन की बात करूं तो इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने बाजू वाले 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाए, कोवेलेंट बॉन्ड्स।
है ना। ये दो दो बॉन्ड ऐसा दिखा रखे हैं आप, 4 बॉन्ड वाला है, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं स्लाइटली, तो उनमें से इनमें से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। जो जो भी इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड हैं बिल्कुल, है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोज आर इन द वैलेंस बैंड्स। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, टेम्परेचर और रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। आप तो इसको ऐसा मान लो, वैसे तो होता यही डायग्राम है, मैं तो कहता हूँ इसको साथ में ऐसा मान लो कि सेपरेटली अलग से यहाँ पे मैं कंडक्शन बैंड बना देता हूँ, कि जैसे ही यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत ही कम है, इज वेरी लेस। ये इजीली फ्री हो सकता है, इसलिए फ्री हो जाता है। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ और वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पहुंच गया, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, उस इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ एक वैकेंसी बनेगी। वैसे ही मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, इसके कारण यहाँ एक वैकेंसी बनेगी, है ना। तो इसके कारण क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है? कंडक्शन बैंड में, एंड वैकेंसी बनती है इलेक्ट्रॉन की वैलेंस बैंड। तो क्या हुआ कि ड्यू टू थर्मल effect or due to external radiation, some of the conduction bands break and a free electron is released which can easily go to the conduction band. Now, due to the motion of these free electrons, or due to the movement of these free electron to conduction band, there is a vacancy of electron in the valence band. Vacancy है electron की, वहाँ जगह खाली है। मतलब vacancy का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन है नहीं। वहाँ होता तो स्टेबिलिटी होती, कोवेलेंट बॉन्ड बनता, है ना। वहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन वहाँ इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसलिए कहते हैं वहाँ चार्ज की वैकेंसी है या वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है। इसी वैकेंसी को होल बोलते हैं। इसी वैकेंसी क्या बोलते हैं? होल। क्या होल वास्तव में कुछ होता है? नहीं, इट इज सिंपली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्रिस्टल पहले भी न्यूट्रल था, ये क्रिस्टल अभी भी न्यूट्रल है, बट यहाँ पे बस एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी आ गई है ना। दिस पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी इज टर्म्ड एज होल। इसी क्या बोलते हैं? होल। सो व्हाट इज होल एक्चुअली? होल इज द वैकेंसी और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड। इट एक्ट्स एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, है ना। बताता हूँ कैसे। देखो होता क्या है, जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, है ना, तो क्या होगा कि मान लो यहाँ पे एक होल फॉर्म हो रखा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक होल है। तो जैसे मान लो आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाई, तो क्या होगा कि ये होल है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, जैसे आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे, सोच के देखो, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो दिखा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो हो सकता है ये यहाँ से यहाँ आ जाए, तो ये वैकेंसी फिल हो जाएगी और यहाँ वैकेंसी बन जाएगी। जैसे मान लो यहाँ वैकेंसी थी, इस इलेक्ट्रॉन को दिखा कि यहाँ वैकेंसी है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और वैकेंसी यहाँ आ गई। तो ऐसे करके वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वो होल्स आगे मूव भी होते हैं। तो होल्स का मूवमेंट कैसे हुआ कि एक जगह कहीं होल फॉर्म हुआ था, उसके आसपास वाले किसी कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को दिखा कि भाई यहाँ जगह खाली है, वैकेंसी है ना, वो वहां से वहां चला गया, तो वैकेंसी पीछे शिफ्ट हो गई। जैसे मान लो इसको कंटिन्यूअसली दिख रहा है, इसको दिखा यहाँ होल है, यहाँ आ गया, फिर इसको दिखा यहाँ होल है, यहाँ आ गया, फिर इसको दिखा यहाँ होल है, यहाँ आ गया। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन आगे जाता दिखेगा, बट इफेक्टिवली हमें क्या दिखेगा कि होल पीछे जा रहा है। अगर हम कहें कि यहाँ पे था फ्री इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ आ गया, तो होल यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो होल यहाँ से यहाँ आ जाएगा।
फिर फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, ऐसे करके वो आगे जा सकता है। सॉरी, यहाँ था तो इधर जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो होल इधर जा रहा है ना। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा तो होल पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, है ना। सो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स, कि जैसे ही आसपास के इलेक्ट्रॉन को दिखेगा कि होल फॉर्म हो रहा है, जैसे मान लो ये होल यहाँ है ना, इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ कोई था इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो दिखा कि यहाँ खाली जगह है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये जगह फिल हो गई, होल यहाँ शिफ्ट हो गया, है ना। यहाँ होल है, इस इलेक्ट्रॉन को दिखा यहाँ होल है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो होल यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ऐसे करके होल की शिफ्टिंग भी होती है, तो होल की मूवमेंट होती है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मूव, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव हो ही सकते हैं, होल्स भी मूव हो सकते हैं। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन एक होल में जाएगा और नया होल फॉर्म होगा। बट आप सोच के देखो कि होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होगी, होल्स की जो मोबिलिटी होगी वो इलेक्ट्रॉन से कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि होल्स के मूवमेंट करने का मैकेनिज्म क्या है, एक बैंड का, एक बॉन्ड का टूटना और फिर दूसरे बॉन्ड का बनना, तो ये धीरे होगा, जबकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजीली, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए इजीली मूव कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि जो होल्स होते हैं उनकी मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होती है, क्योंकि इसकी मोशन होने का मैकेनिज्म डिफरेंट है। और आप ये जानते हो कि जिसकी मोबिलिटी कम होती है उसका इफेक्टिव मास ज़्यादा होता है। तो होल के बारे में कुछ बेसिक बातें अपन सीखें। तो होल क्या है? इट इज सिंपली डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड, it acts as positive charge carrier, its effective mass is more than an electron and its mobility is less than an electron. होल एक्ट्स द वर्चुअल चार्ज कैरियर, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, होल नाम की कोई चीज होती नहीं, ये सिर्फ डिफिशियंसी है, ये सिर्फ वर्चुअली एक पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है ना। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल बातें थी इलेक्ट्रॉन होल। तो देखो होता क्या है कि एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हुए होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स फॉर्म होते हैं। ये अभी अपन सीख रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर के बारे में। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जितना कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन का होगा, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन होल्स का होगा। जितने इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्ड टूटे होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिले होंगे। ये क्या लिखा है मैंने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैं कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकता हूँ। दिस इज नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दीज आर इक्वल इन प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन के जो अब फ्री है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वो है नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए हैं हर फ्री इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक होल फॉर्म हुआ है। तो प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर ये नंबर इक्वल होता है, और इसको कई बार क्या बोल देते हैं? Ni. What is Ni? Ni stands for intrinsic concentration, depends on temperature, depends on टेम्परेचर। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन की एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है। हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स फॉर्म होंगे और इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो Ni इज द इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होंगे। ठीक है, इसका एक ये फॉर्मूला है इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन निकालने का। ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी रफली ध्यान रखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट टेम्परेचर T, ये दिस इज दैट, इसको क्या था मैं, इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन।
इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला A T⁻3/2 e⁻−Eg/2kT। एक कांस्टेंट होगा डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल, आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा कभी आया तो। K is Boltzmann constant, Eg is forward energy gap, T is the absolute temperature केल्विन में, है ना। इस फॉर्मूले के अंदर अपन अगर रख दें तो अपने को वैल्यू मिल सकती है। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक टेम्परेचर पे देके और दूसरे टेम्परेचर पे पूछ लिया इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। हालांकि बहुत ही रेयर चांस है पूछे जाने के, अपने सिलेबस में इन जनरल ये नहीं है, फिर भी एक बार के लिए फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो कि n इज इक्वल टू A T⁻3/2 e⁻−Eg/2kT। ये किसका फॉर्मूला है? किसी भी जनरल टेम्परेचर T पे इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वही हुआ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सिलिकॉन के अंदर ये जो नंबर रहता है 10⁻12 सिलिकॉन एटम्स में एक एटम मिलता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वो हर 10⁻12 एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा, और जर्मेनियम में हर 10⁹ में से एक मिलेगा। मतलब जर्मेनियम में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें गैप कम रहता है। गैप जितना कम होगा ये इतना इजीली ट्रांजिशन हो पाएगा। तो जर्मेनियम में गैप 0.7 के आसपास आता था, सिलिकॉन में गैप 1.1 आता था। तो सिलिकॉन में 10⁻12 सिलिकॉन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है, जर्मेनियम में 10⁹ एटम्स के बीच एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलता है। ये डेटा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। ये बहुत ही, ये जो मैंने डायग्राम आपको पास पास दिखा दिया ना कि एक होल यहाँ बन गया, एक होल यहाँ बन गया, इतने पास पास नहीं बनते। 10⁻12 एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होता है। अच्छा, एक चीज़ और जान लो, फॉर्मेशन के साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा होता है। ये जो फॉर्मेशन होता है, ये फॉर्मेशन क्यों होगा? थर्मली इसको बाहर से एनर्जी मिल रही है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन हो रहा है और साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी होता रहता है कि रिकॉम्बिनेशन के थ्रू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक टेम्परेचर पे आके ना थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। वही ये जो टी टेम्परेचर पे नंबर है ना, ये इक्विलिब्रियम पे नंबर है, मतलब फॉर्मेशन भी हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन और रिकॉम्बिनेशन ये डेंसिटी कांस्टेंट हो चुकी होती है, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, वही जो मैंने पीछे बताया था इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, जिसको अपन कहते हैं डोपिंग। तो अपन ने अभी सीख लिया है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको अपन प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। इसमें एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें Ni = Ne = NH होता है। अभी तक हमने सिर्फ टेम्परेचर के साथ वेरिएशन सीखा है। अब क्या करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज मिक्स कर देते हैं, है ना, और हम बनाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग इज अ मेथड ऑफ एडिंग डिजायरेबल impurity to the pure semiconductor to increase their conductivity। दो टाइप की डोपिंग हो सकती है, पेंटावेलेंट डोपिंग और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से डोपिंग। पेंटावेलेंट मतलब फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इन सब से डोप करना। ट्राइवेलेंट मतलब इंडियम और एल्युमिनियम वगैरह से डोप करना। बताऊंगा इसका कारण क्या होता है, कैसे डोपिंग करते हैं, अभी इसका इससे चेंज क्या हो रहा है। अभी ध्यान रखना है कि एन टाइप में पेंटावेलेंट डोपिंग होती है, पी टाइप में ट्राइवेलेंट डोपिंग होती है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसमें होल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन होल इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताता हूँ। पहला सीखते हैं एन टाइप की डोपिंग, है ना, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की डोपिंग करेंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से। What do you mean by n-type semiconductor? We will add pentavalent impurity to a pure semiconductor। जैसे एग्जांपल क्या था, फॉस्फोरस से, आर्सेनिक से, एंटीमनी से। मान लो आर्सेनिक से कर दिया, ध्यान से देखिए क्या हुआ। ये अपना पूरा लैटिस स्ट्रक्चर था सिलिकॉन का, आपने इसके बीच में एक आर्सेनिक डाल दिया,
है ना, हम अपने आप ये एक आर्सेनिक आएगा, ये एक सिलिकॉन की जगह ले लेता है। आर्सेनिक के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 5 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जो कि पेंटावेलेंट। सिलिकॉन 4 वैलेंसी वाला है। तो ये जो आर्सेनिक है, इसके जो 5 फ्री इलेक्ट्रॉन थे जो बॉन्ड फॉर्म कर सकते थे, उनमें से 4 तो आसपास वाले 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेंगे, एक अभी भी बचा हुआ है, सोच के देखिए, है ना। ये जो आर्सेनिक हमने डाला था, इसके पास 5 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 4 फ्री इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, वैलेंस बैंड में आ गए, लेकिन एक फ्री रह गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अभी भी बॉन्ड बनाना चाहता है, लेकिन ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है। तो अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन का हिस्सा नहीं है, मतलब ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है या ये वैलेंस बैंड में नहीं है, तो ये तो इजीली कहाँ जा सकता है, कंडक्शन बैंड में। भाई दिक्कत तब आती थी जब वो किसी बॉन्ड का पार्ट होता था, तो हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ता था और उसे भेजना होता था। यहाँ तो हम जितने आर्सेनिक डालेंगे, हर आर्सेनिक इम्प्योरिटी के कोरेस्पॉन्डिंग हमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसको बोलते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन। डोनर मतलब ये, इसको बोलते हैं डोनर आयन। व्हाट इज दिस? दिस इज डोनर आयन, और ये है डोनर आयन के कोरेस्पॉन्डिंग मिलने वाला डोनर इलेक्ट्रॉन। ये क्यों आया? ड्यू टू इम्प्योरिटी। ये क्यों आया? ड्यू टू इम्प्योरिटी। इसके अलावा इंट्रिंसिक फॉर्मेशन भी जो पीछे चल रहा था वो चलता रहेगा, मतलब कोई बॉन्ड टूटेगा, एक होल फॉर्म होगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्म होता है, दिस इज थर्मली। और इसका नंबर मैंने आपको बताया था कि इसका नंबर क्या होता है कि 10 की पावर 12 में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलते हैं। जबकि जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना, इम्प्योरिटी ये अपने हिसाब से ऐड करते हैं। लगभग लगभग 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम के लिए एक आर्सेनिक एटम डाल देते हैं, है ना। और इसका नंबर क्या था? 10 की पावर 12 में से एक पहले। अब तो ये और डिक्रीज हो जाता है, मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस कॉन्सेंट्रेशन। जो थर्मली जनरेट हो रहे हैं वो है 10 की पावर 12 एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, और ये जो डोनर वाला इलेक्ट्रॉन बन रहा है तो हम पे डिपेंड करता है। तो जनरली जो इसकी डोपिंग होती है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम के लिए एक आर्सेनिक एटम डाल देते हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट, है ना। तो क्या हुआ एन टाइप के फॉर्मेशन में? हमने अपने हिसाब से डोनर एटम डाल दिया। डोनर एटम ने क्या किया, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते थे। 4 ने तो अपने पास पास वाले 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, एक उनमें से फ्री है। तो जो उनमें से फ्री है उसने क्या किया, वो इजीली कहाँ जा सकता है, कंडक्शन बैंड, है ना। इस डायग्राम को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, तो उसके कारण ये जो आर्सेनिक था, इसकी जगह पे एक आयन बन गया, पॉजिटिव आयन, है ना। तो ये इमोबाइल आयंस, ये प्लस प्लस क्या दिखा रहा है, दीज आर इमोबाइल पॉजिटिव डोनर आयंस, ये मूव नहीं करेंगे, है ना। ये तो लैटिस में फिक्स्ड है, और हर आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है विच आर मेजॉरिटी। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं कि उनके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, हर एटम के पास एक एक, दोज आर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। और इसके साथ साथ कुछ माइनॉरिटी होल आते हैं। ये क्यों आते हैं? ड्यू टू टेम्परेचर। ये क्यों आते हैं? ड्यू टू इम्प्योरिटी। तो कई बार इसको ऐसे भी दिखाया जाता है कि इसका जो फाइनली लैटिस फॉर्म होता है उसके अंदर खूब सारे इमोबाइल डोनर आयंस होते हैं, है ना, डोनर आयंस। दीज आर नॉट मूवेबल, ये आर नॉट मोबाइल, ये मूव नहीं हो सकते हैं। ये वो आयंस हैं जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब इम्प्योरिटी आयंस, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्री टू मूव है, और ओवरऑल तो अभी भी न्यूट्रल है,
क्योंकि आपने एक न्यूट्रल लैटिस के अंदर एक न्यूट्रल एटम डाला था। तो ओवरऑल द सिस्टम अभी भी न्यूट्रल है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब आपको मैं पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो क्योंकि माइनॉरिटी वाले बहुत ही कम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल होगी नंबर ऑफ या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्ट डोनर एटम्स। दिस इज डोनर कॉन्सेंट्रेशन। concentration of electrons is almost equal to donor concentration। जितनी डोनर की कॉन्सेंट्रेशन डालोगे, मतलब अगर आपने 10 की पावर 15 आर्सेनिक डाला है तो 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और जो होल की कॉन्सेंट्रेशन होगी दिस विल बी मच लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि होल तो किस रीजन से फॉर्म हो रहे हैं, थर्मली, वो बहुत ही कम होते हैं एज कंपेयर टू इम्प्योरिटी। यहाँ तक बात समझ में आती है एन टाइप के बारे में। नेक्स्ट ऐसा ही है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में क्या होता है कि वापस वैसे जैसे सिलिकॉन था ना, उसमें हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाली। क्या डाली? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब इसमें ऐसे एलिमेंट्स डालेंगे जो 3 बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। दे कैन फॉर्म 3 बॉन्ड्स। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाल दी, एक्सेप्टर एटम के एल्युमिनियम के फॉर्म में डाल दी सिलिकॉन में, है ना। तो सिलिकॉन 3 बॉन्ड बना सकता है। तो इस 3 बॉन्ड लेकिन सॉरी, हमने एल्युमिनियम का एटम डाला है, ये 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन सिलिकॉन को तो 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो आप ऐसा मान लो कि जो चौथा एक बॉन्ड है उसके लिए यहाँ पे एक वैकेंसी है, उसके लिए यहाँ पे क्या है, एक वैकेंसी है ना। हर सिलिकॉन एटम, हर एल्युमिनियम एटम के चक्कर में एक एक सिलिकॉन की वैकेंसी खाली रहेगी, है ना। तो ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? तो आप कह सकते हो कि वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, होल। एक्स्ट्रा होल इज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टर इम्प्योरिटी आयंस। क्यों है ये एक्स्ट्रा होल? क्योंकि 4 बॉन्ड बनने चाहिए थे, ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, मतलब अभी भी एक बॉन्ड बन सकता है जो ये सिलिकॉन एल्युमिनियम के साथ बनाएगा। तो इस बॉन्ड को फॉर्म करने की, तो यहाँ पे एक बॉन्ड की वैकेंसी है, या कहूँ तो एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, उसी को क्या बोलते हैं, होल्स। अब ये कहाँ से आएंगे? तो आप कहोगे यहाँ पे वैकेंसी है तो हो सकता है यहाँ वाला टूट के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ होल बन जाएगा। फिर यहाँ वाला टूट के यहाँ आ सकता है, तो ऐसे यहाँ होल बन जाएगा। तो ऐसे ये होल, जैसे होल बनता है ना, ये वो होल्स हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। याद करो, यहाँ पे होल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे। हर होल के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन होता था, क्योंकि ये होल फॉर्म ही क्यों होता था, बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण। यहाँ हर होल के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि ये होल क्यों फॉर्म हुआ है, हमने इम्प्योरिटी डाली है उसके कारण। प्लस ये थर्मली तो कहानी चलती रहेगी। तो इसमें अपन कहेंगे कि अपन जितने एक्सेप्टर एटम्स डालेंगे, एक्सेप्टर मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, कि अपन जितने एक्सेप्टर एटम्स डालेंगे, है ना, उतने एक्स्ट्रा होल्स फॉर्म होंगे। तो कहेंगे कि होल की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। और इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू होल, क्योंकि ये तो कैसे फॉर्म होगा, ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। और ये कहाँ से आया है, इम्प्योरिटी से, है ना। तो इसको कहते हैं कि वो जो एल्युमिनियम एटम था उसने एक इलेक्ट्रॉन कहीं आसपास से लिया तो वो एक नेगेटिव आयन बन गया, और हर नेगेटिव आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक होल है, अभी भी न्यूट्रल था। दीज आर नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस। ये नेगेटिव आयन क्यों बना, क्योंकि इसकी 3 वैकेंसी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से लिया है, और हर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक होल है। दीज आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स।
एंड दीज आर माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। ये क्यों फॉर्म हुए? ड्यू टू टेम्परेचर। तो ओवरऑल एन टाइप में क्या होता है? एन टाइप में खूब सारे इमोबाइल डोनर पॉजिटिव आयंस होते हैं। हर आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है विच आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। इसके अलावा कुछ माइनॉरिटी होल्स भी होते हैं विच आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। पी टाइप में क्या होता है कि खूब सारे इमोबाइल एक्सेप्टर आयंस होते हैं। हर आयन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक होल होता है विच इज डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ड्यू टू थर्मल जनरेशन, है ना। तो ओवरऑल मैं अगर इनको कंपेयर करूं एक टेबल में, तो ये टेबल है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में क्या हुआ कि ये बैंड गैप ठीक ठाक होता है, यहाँ से यहाँ भेजना होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे होल बन गया। एन टाइप में क्या हुआ कि देखो यहाँ पे जो होल है ये कौन सा ट्रांजिशन है? इंट्रिंसिक वाला। लेकिन याद करो एन टाइप में क्या हुआ था, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे जो इजीली, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन का लेवल है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इजीली यहाँ से यहाँ पहुंचे, ये तो वैलेंस बैंड के पार्ट ही नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में गए ही नहीं थे वो तो कहीं से भी वैलेंस बैंड के पार्ट ही नहीं है, तो इजीली यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कहते हैं कि एन टाइप में जो डोनर एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के बहुत ही पास आ जाता है। ये गैप जो है ना ये बहुत ही कम होता है, लगभग लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब जो डोनर का एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के बहुत ही पास पहुंच जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी बॉन्ड के पार्ट नहीं है, तो ये इजीली कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। और ये तो इंट्रिंसिक फॉर्मेशन। और वैसे ही एक्सेप्टर में क्या होता है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा होल्स क्रिएट होते हैं। होल का मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वापस दिस इज अ एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, ये वापस बैलेंस बैंड के बहुत पास आ जाता है। ये वापस गैप लगभग लगभग उसी ऑर्डर का होता है 0.5 इलेक्ट्रॉन। इसके यहाँ होने का मतलब कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ आ सकता है, ये तो वहाँ होल मिलेगा ना इसको, तो इसका इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ तक आ सकता है ना? ये यहाँ आएगा, यहाँ एक और एक्स्ट्रा होल, मतलब होल की मूवमेंट होगी, और ये तो यहाँ से लेके दिस इज ड्यू टू थर्मल मोशन। इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये होल, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही होल। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, होल बहुत ही कम होते हैं। इसके अंदर होल बहुत ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं। इसके अंदर करंट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल, दोनों के कारण करंट फ्लो होती है। इसके कारण मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होती है करंट, इसमें मेनली ड्यू टू होल होती है करंट। कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो दोनों इक्वल होती है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, मतलब एन टाइप में इलेक्ट्रॉन इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, पी टाइप में होल इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। इसमें करंट दोनों की वजह से होगा, इसमें करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, इसमें करंट सिर्फ होल की वजह से होगा। ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन होल क्वांटिटी आर इक्वल, यहाँ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होल माइनॉरिटी, यहाँ होल मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी। ये अभी तक जो पढ़ा है उसकी समरी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अभी तक हमने कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं सीखा, एक जो पीछे वो सीखा था वो भी बहुत काम का नहीं था, इंट्रिंसिक फॉर्मेशन वाला। अब आता है एक काम का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मास एक्शन लॉ। ये कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे अपने को इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन पता होती है, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जैसे आप जब डोपिंग करते हो तो मान लो आपने एन टाइप डोपिंग की, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो होल कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि अब वो, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना एक्स्ट्रा, तो अब वो मतलब ऐसा मानो कि थर्मल के कारण जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे उसकी टेंडेंसी पहले से कम हो जाती है। और आपने अगर पी टाइप डोपिंग की है तो नए होल्स फॉर्म होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। लेकिन
इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ये अपने को जानना है ना, कि Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। इंट्रिंसिक में तो होता है ये दोनों इक्वल होते हैं, एक्सट्रिंसिक के लिए भी दोनों इक्वल आएंगे कि आप अगर इम्प्योरिटी ऐड करते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो होल की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, अगर होल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। एंड एट थर्मल इक्विलिब्रियम, at thermal equilibrium this relation is valid, this relation is valid, ये relation thermal equilibrium पे valid। ये concentrations है, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन, होल कॉन्सेंट्रेशन और इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। जनरली क्वेश्चन में Ni गिवन होता है, इनमें से किसी एक की कॉन्सेंट्रेशन दी होती है, दूसरे की कॉन्सेंट्रेशन पूछी होती है। जैसे मान लीजिए मैं एन टाइप की बात करूं, एन टाइप वाले क्वेश्चंस में क्या होगा ना, आपको डोनर कॉन्सेंट्रेशन दी होगी, तो आप जानते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू डोनर कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो आपसे पूछेंगे कि बताओ होल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो होल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Ne, दैट इज Ni स्क्वायर अपॉन Nd। मतलब अपने को अगर डोनर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी हो और पूछा जाए बताइए होल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तो अपन बता सकते हैं। सिमिलरली पी टाइप में whole concentration is approximately equal to acceptor concentration, whole concentration और acceptor concentration इक्वल होते हैं। तो मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन NH, दैट इज Ni स्क्वायर अपॉन Na। तो आपको अगर डोनर कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ और इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन पता होता है इन जनरल, तो अपन वहां से होल और इलेक्ट्रॉन मतलब अगर माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशंस निकाल सकते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन। एन टाइप में होल माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन, ये भी क्या है, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो अपन इजीली माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं। ठीक, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, सॉल्व कीजिए फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए। इसने कहा है आपसे कि ऑन एन एवरेज, हाँ इतना ही कुछ आएगा, ऑन एन एवरेज एक इंडियम एटम दिया है हमने इतने सिलिकॉन एटम्स के लिए, कितनी कॉन्सेंट्रेशन का लेवल है ये बता रहे हैं कि एक इंडियम एटम आपने डाला है 5 इंटू 10⁷ सिलिकॉन एटम्स के लिए। सौम्य आपने शायद यूनिट की मिस्टेक करी है, ये क्यूबिक सेंटीमीटर था, ये क्यूबिक मीटर था, है ना। और हमसे सिलिकॉन की डेंसिटी बता रखी है, सिलिकॉन का एटम जो है वो पर मीटर क्यूब में 5 इंटू 10⁻28 है। तो कहा है कि एक्सेप्टर एटम्स मतलब इंडियम कितने होंगे पर क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो अगर मैं कहूँ कि सिलिकॉन की कॉन्सेंट्रेशन 5 इंटू 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब थी, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करूँ तो 10⁶ से डिवाइड कर सकता हूँ। सो इट इज 5 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ सिलिकॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। हर सेंटीमीटर क्यूब में जो सिलिकॉन के एटम है वो है 5 इंटू 10⁻22। ये क्या लिखा है मैंने, नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द मटेरियल। और इन्होंने कहा है कि इतने सिलिकॉन एटम के लिए एक इंडियम डालते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ इंडियम एटम्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने सिलिकॉन एटम है और हर सिलिकॉन के लिए एक इंडियम डालते हैं, सॉरी इतने सिलिकॉन के लिए एक इंडियम डालते हैं, तो ये आ गया 10⁻15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यूनिट्स का ध्यान रखना था। ठीक, जल्दी बताइए। लॉजिकल सवाल था ये, मतलब किसी को भी दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कीजिए। ये सिंपल है, वो भी सिंपल ही था। इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, व्हाट इज दिस? दिस इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब प्योर सिलिकॉन में 300 केल्विन पे इतने इलेक्ट्रॉन होल है, दिस इज इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन। और इंडियम की डोपिंग से होल की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हो गई है, तो इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ni² अपॉन NH। Ni² मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻32 अपॉन NH होल कॉन्सेंट्रेशन 3 इंटू 10⁻22। तो ये कितना हो गया? 7.5 इंटू 10⁻9, यही आ रहा है 7.5 इंटू 10⁻9। मास एक्शन लॉ में सिंपल वैल्यू रखनी है, ठीक है। Yes. चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। जल्दी से आंसर बताइए, लिखने की जरूरत नहीं है आंसर, आप तो सॉल्व कर लीजिए। लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तो होल कॉन्सेंट्रेशन पूछिए, यही आएगा। है ना, Ni² की वैल्यू ही दे रखी है, तो Ni² अपॉन इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, चलिए तो ये अपन ने मास एक्शन लॉ सीख लिया और अपन ने बेसिक थ्योरी सीख ली कि एन टाइप क्या होता है और पी टाइप क्या होता है। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले अपने को एक बार याद करना पड़ेगा कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो आपको अगर याद हो तो करंट का फॉर्मूला अपन ये लिखते थे, I इज इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में। फिर यहाँ से अपन करंट डेंसिटी निकालते थे एरिया से डिवाइड करके, तो एन ई ए इंटू वी डी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मोबिलिटी की टर्म में लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे एन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पूरी टर्म को सिग्मा बोलते थे, दैट इज J इक्वल टू सिग्मा ई, ऐसा अपन लिखते थे, आपको याद हो तो, है ना। तो एन ई इंटू म्यू इंटू ई या सिग्मा इंटू ई। अगर मैं इंट्रिंसिक की बात करूं कि इंट्रिंसिक में क्या होगा, तो इंट्रिंसिक में कंडक्टिविटी दोनों के कारण होती है ना। इंट्रिंसिक में करंट या कंडक्टिविटी दोनों के कारण होती है। तो आप लिखोगे जे नेट, करंट डेंसिटी नेट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी होगा और होल के कारण भी होगा। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा, ई कॉमन लगाएंगे अपन बाहर से,
तो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई इंटू इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी इंटू ई, प्लस होल के कारण होगा होल कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई, होल पे भी इफेक्टिव चार्ज तो ई मानेंगे, प्लस म्यू एच इंटू, क्योंकि इंट्रिंसिक टाइप है तो Ne और NH दोनों इक्वल होंगे, जिसको मैं Ni लिख सकता हूँ। तो Ni इंटू ई म्यू ई प्लस म्यू एच। मोबिलिटी दोनों की डिफरेंट डिफरेंट होती है, दोनों की मोबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो उस फॉर्म में अपन ऐसा लिख सकते हैं। सिग्मा की बात करें कि नेट सिग्मा क्या आएगा, व्हाट विल बी नेट कंडक्टिविटी, ये आता है सिग्मा। तो सिग्मा की भी बात होगी तो आपको होगा सर ये Ni बाहर आ जाएगा, ई बाहर आ जाएगा, और ये होगा म्यू इलेक्ट्रॉन प्लस म्यू होल्स, है ना। दिस इज टोटल कंडक्टिविटी, दिस इज टोटल करंट डेंसिटी। एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में विच आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो करंट डेंसिटी आएगी वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही आएगी, एंड दैट विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू उसका चार्ज इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ई, और इसकी जो मैं कंडक्टिविटी लिखूंगा दैट विल बी कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, और इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इंटू ई इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को मैं डोनर कॉन्सेंट्रेशन भी लिख सकता हूँ। और पी टाइप में क्या होगा, होल्स होता है, J is approximately equal to JH. JH is number of holes into charge into mu H into E. Sigma is equal to hole concentration. Hole concentration मतलब hole की NH into E into mu H, और hole की density आपको मैंने बताया acceptor density के equal होती है, बस ऐसा, है ना। तो मैं उनकी कंडक्टिविटी को लिख सकता हूँ। इंपॉर्टेंट है कि आप तीनों के लिए आपको पता होना चाहिए चार्ज कैरियर कौन होते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए। ये पता हुआ तो आपको नीचे वाले कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इंट्रिंसिक में दोनों के कारण होती है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, पी टाइप में होल के कारण होती है। क्लियर। नेक्स्ट इज पी एन जंक्शन। यहाँ से अपना आगे का पार्ट स्टार्ट होता है, चैप्टर का दूसरा सेगमेंट। एन टाइप पी टाइप सेपरेटली सीख लिया, एक तरह से थ्योरेटिकल कहानी काफी कुछ खत्म हो गई। पी एन जंक्शन, जिसको अपन जंक्शन डायोड भी कहेंगे, पी एन जंक्शन और जंक्शन डायोड, है ना। अभी तक हमने क्या किया कि एक ही क्रिस्टल की या तो पी टाइप की डोपिंग की या तो एन टाइप की डोपिंग की। अब क्या करते हैं, एक ही क्रिस्टल को एक तरफ से पी टाइप से डोप करते हैं और एक तरफ से एन टाइप से डोप करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल था, प्योर क्रिस्टल था, इधर से आपने पी टाइप की डोपिंग करी, इधर से आपने एन टाइप की डोपिंग करी। पी टाइप की डोपिंग मतलब खूब सारे आयंस, नेगेटिव आयंस, और साथ में खूब सारे होल्स। एन टाइप की डोपिंग मतलब खूब सारे पॉजिटिव आयंस और साथ में सबके लिए एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ये इस तरफ से आकर मिले। अब बेटा जब ये मिलेंगे तो देखो ये बीच का रीजन, यहाँ पे क्या होगा कि तो खूब सारे इमोबाइल आयंस हैं, इनके पास खूब सारे होल हैं और इनके पास खूब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। होल और फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी साथ साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि होल इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये मिक्स हो जाएंगे, कंबाइन होंगे। एक्चुअली ये कंबाइन होंगे, ये यहाँ से भी कंबाइन हो सकते हैं, ये यहाँ से भी कंबाइन हो सकते हैं, है ना? तो दे विल कंबाइन। तो कंबाइन होकर क्या होंगे कि बीच के कुछ रीजन में ये इलेक्ट्रॉन होल आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन होल विल बी डिस्ट्रॉयड, है ना। क्यों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि वो मिल गए। दिस इज डिफ्यूजन। ये क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है भाई, तो डिफ्यूजन होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण मिक्सिंग होना। तो ये मिक्सिंग क्यों हुई, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस।
इस डिफ्यूजन के कारण आप देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, या होल कहूं तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एक ही बात है। तो जो डिफ्यूजन करंट है वो इस तरफ आती है। ये सबको समझ में आता है क्या? दिस इज डिफ्यूजन करंट। ये जब चार्ज कैरियर्स मूव होंगे तो जो डिफ्यूजन करंट होगी वो लेफ्ट से राइट होगी, पी साइड से एन साइड। क्यों? क्योंकि आप देखो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हुआ है लेफ्ट टू राइट, तो करंट होगी, सॉरी राइट टू लेफ्ट, तो डिफ्यूजन करंट होगी लेफ्ट टू राइट। दिस इज डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन हुआ, तो डिफ्यूजन होते ही कुछ देर में क्या हो जाएगा कि जो बीच बीच का रीजन है, यहाँ के चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मिक्स हो गए, बॉन्ड्स फॉर्म हो गए। तो इस एक रीजन बन जाता है जिसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर मतलब these are the layers of immobile positive and negative ions which have no free electron and hole। ये कहें तो जिनके फ्री इलेक्ट्रॉन होल डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? जैसे ही डिफ्यूजन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, डिप्लीशन रीजन बनेगा। डिप्लीशन रीजन में इधर की तरफ पॉजिटिव आयंस हैं, इधर की तरफ नेगेटिव आयंस हैं। तो इन आयंस के कारण अंदर अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां से कहां होगी? एन साइड से पी साइड। इस डिप्लीशन लेयर में क्योंकि आयंस हैं तो एन साइड से पी साइड तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई? क्योंकि डिप्लीशन रीजन फॉर्म हुआ है ना, क्योंकि एक ऐसा रीजन बना जिसमें से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, और इस डिप्लीशन रीजन में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आई। और ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन, इस पे फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना। और ये जो होल इधर आना चाह रहे होंगे, इस पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना। मतलब ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन की प्रोसेस को अपोज करते हैं। क्या करते हैं? डिफ्यूजन की प्रोसेस को अपोज करते हैं। डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन से डिप्लीशन लेयर बना, डिप्लीशन लेयर में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड opposes diffusion, opposes diffusion current। डिफ्यूजन करंट को अपोज करती है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को उधर धक्का देती है, होल को इधर धक्का दे देती है ना। तो इस फील्ड का काम होता है, ये डिफ्यूजन को अपोज करती है, मतलब डिफ्यूजन करंट डिक्रीजेस। डिफ्यूजन करंट टाइम के साथ डिक्रीज होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी होल्स भी हैं। ये क्यों है? थर्मली। और यहाँ पे कुछ माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और ये होल्स इधर मूव करेंगे, है ना। तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहाँ आई थी अपने पास? इस रीजन में। ओपोजेस डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट का अपोज करती है, या मैं कहूँ तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की मोशन का अपोज करती है। मेजॉरिटी कैरियर मोशन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का अपोज करती है, बट सपोर्ट्स मोशन ऑफ किसकी? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। किसका सपोर्ट करती है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का सपोर्ट करती है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के सपोर्ट करने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट में गया और होल राइट से लेफ्ट में गया, तो इधर की तरफ एक करंट आती है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ये किसके कारण? ड्यू टू माइनॉरिटी। तो डिफ्यूजन करंट लेफ्ट से राइट, ड्रिफ्ट करंट राइट से लेफ्ट। जैसे जैसे ये रीजन की विड्थ बढ़ेगी, डिफ्यूजन करंट कम होगी, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगी। एक टाइम आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएगी।
डिफ्यूजन करंट कहाँ से कहाँ, पी साइड से एन साइड। ड्रिफ्ट करंट कहाँ से कहाँ, एन साइड से पी साइड। डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो रहा है। एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, इफ देयर इज नो बायसिंग। एक टाइम आता है जब दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, तो टोटल करंट जीरो हो जाती है। मतलब जितने होल यहां से यहां क्रॉस कर रहे होंगे स्टीडी स्टेट पे, उतने ही होल इधर से इधर क्रॉस कर रहे होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्रॉस कर रहे होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्रॉस कर रहे होंगे। तो स्टीडी स्टेट पे क्या हो जाता है, डिफ्यूजन करंट इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट, नेट करंट जीरो होती है। दोनों इंडिविजुअली जीरो नहीं होती है, ठीक है। और फाइनली एक ऐसा रीजन बन जाता है इस तरीके से, मतलब फाइनली ये स्टेडी स्टेट में फॉर्म हो गया। ये अपना एन साइड था, ये पी साइड था, और ये जो बनता है ना बीच में, यही अपना पी एन जंक्शन होता है। दिस इज पी एन जंक्शन। ये आपको दिख रहा होगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ से है, इधर से इधर। तो ये हाई पोटेंशियल पे है और ये लो पोटेंशियल पे है। इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से इस तरफ है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, डायोड। इसकी ही पीएन जंक्शन डायोड है। ये अपना पी साइड होता है, ये अपना एन साइड होता है, और इनके बीच पोटेंशियल बैरियर रहता है ना। तो इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है, पी साइड को ऐसा ट्रायंगल से और एन साइड को ऐसी लाइन से। और ये जो पोटेंशियल बैरियर है, ये अपने को पता होता है सिलिकॉन के लिए कितना होता है और जर्मेनियम के लिए कितना होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एक दो छोटे छोटे से पॉइंट से ये बस जान लो कि जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है ना, इसका ऑर्डर 10⁻⁻6 मीटर का ऑर्डर होता है। कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर का। जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.3 होता है, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर 0.7 होता है। ये याद होना चाहिए। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू, यही पोटेंशियल डिफरेंस जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए। अब आप सोच सकते हो कि जो डेल्टा वी है, इसको मैं ई इंटू डी से लिख सकता हूँ। तो मुझे विड्थ की लिमिट पता है और मुझे फील्ड की वैल्यू भी ऑलमोस्ट पता है कि 0.7 0.3 के रेंज की होती है, सॉरी वोल्टेज की। तो यहाँ से आप फील्ड का अगर ऑर्डर निकालोगे ना, देखो कितना आ रहा है, 0.3 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 10⁻⁻6, तो कितना आ रहा है, 3 इंटू 10⁻⁵। तो वही इन्होंने कहा है कि इसका जो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। 10⁵ वोल्ट पर मीटर ऑर्डर की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है ना। ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ का ऑर्डर, ये वैल्यूज रखनी है। जर्मेनियम के लिए बैरियर 0.3, सिलिकॉन के लिए बैरियर 0.7, और ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर है। ये अपन निकाल सकते हैं V/R से। जैसे जैसे हम डोपिंग इंक्रीज करते हैं, डिप्लीशन लेयर की विड्थ डिक्रीज होती है। क्योंकि डिप्लीशन लेयर क्या है, डिप्लीशन लेयर वो रीजन है जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है। तो डोपिंग बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर दोनों तरफ बढ़ेंगे, तो विड्थ कम होती जाती है। तो एज डोपिंग इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीजेस। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो भी डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती है। और पीएन जंक्शन जो होता है वो अनोमिक होता है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये अपन आगे डायोड्स में सीखेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डोपिंग बढ़ाने पे डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है। सो दिस वाज द बेसिक थ्योरी ऑफ पीएन जंक्शन। इसी को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। नेक्स्ट टर्न पे से अपन डायोड स्टार्ट करेंगे और डायोड को आगे सीखेंगे। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं।